तो प्लीज कंफर्म करिए, अगर वॉइस क्लियर तो स्टार्ट करते हैं। पवन, हितेश, आदित्य, फ्रेंड्स। बायो में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा ना? बायो कंप्लीट चुका हमारा, बायो में कोई दिक्कत किसी को? वीआईपी लगा रहे हैं आप लोग? प्रीवियस क्वेश्चंस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं, राइट? आज पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, ठीक है? छोड़ूंगा, ठीक है? चलो फिर क्लास हम क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम ये पढ़ते हैं कि लाइट जो है, एक मिनट। हाँ, लाइट जो है, ठीक है, किसी भी सरफेस से टकरा कर वापस चले जाए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? जो आता हुआ लाइट उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो जाता हुआ बोलते हैं उसको रिफ्लेक्टेड रे, बीच में एक लाइन होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रे। ये पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं। ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? और आज पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट हमेशा बेंड होता है, ठीक है? जब भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाएगा तो क्या होता है? हमेशा बेंड होता है, राइट? इसी को बोलते हैं आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? एयरमैन अड्डा बोल रहे हैं सर बायोलॉजी का वन शॉट प्लीज। एयरमैन अभी आई एम नॉट श्योर ये हो पाएगा कि नहीं, तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, है ना? अभी क्लास पे ध्यान देते हैं, ठीक है? देखो कुछ ये जान लो, मीडियम क्या होता है? कुछ ये जान लो मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या होता है? तो जब भी इस पूरे चैप्टर में मीडियम वर्ड इस्तेमाल होगा, समझ जाना कि दो तीन चीजें हैं। पहला बात कि एयर के बारे में बात हो रहा है, ग्लास के बारे में बात हो रहा है, राइट? डायमंड के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? होता क्या है कि एक होता है रियल मीडियम, एक होता है क्या? रियल मीडियम। एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम, है ना? राइट? जैसे मान लो कि आपका एयर जो है ये रियल मीडियम है एज कंपेयर टू ग्लास, अगर ग्लास से कंपेयर करें, ठीक है? ग्लास क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर। लेकिन अगर ग्लास और डायमंड में कंपेयर करें, हम लोग ग्लास और डायमंड डायमंड में कंपेयर करें, तब ग्लास क्या हो जाएगा? तब ग्लास एयर हो जाएगा और तब ग्लास जो एयर हो जाएगा, डायमंड जो डेंसर हो जाएगा, ठीक है? तो जब भी एयर जो है, सॉरी, जब भी लाइट जो है रियल मीडियम से डेंसर मीडियम मूव करेगा या फिर डेंसर मीडियम से रियल मीडियम मूव करेगा, लाइट जब भी, तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसका डायरेक्शन चेंज होता है, बेंड होता है थोड़ा सा, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? ठीक है? तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा वो क्या करेगा? बेंड करेगा, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, राइट? आपने देखा होगा कि नहाते वक्त आप क्या करोगे? नहाते वक्त आपका टब है या जो बकेट है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, राइट? उसमें आप एक स्टिक डालोगे, उसमें एक स्टिक, एक छड़ी, एक लकड़ी डालोगे, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है? लकड़ी डालोगे, तो जब लकड़ी डालोगे ना तो क्या होगा? आपको थोड़ा सा बेंड दिखाई देगा, थोड़ा सा जो आपका जो स्टिक है, जो लकड़ी है, वो बेंड दिखाई देगा, ऊपर तक उभरा हुआ दिखाई देगा, है ना? वो ऊपर तक उभरा हुआ दिखाई देगा। ऑल्दो दिखना चाहिए था उसको, दिखना चाहिए था, लेकिन दिखाई ऐसे देगा, थोड़ा सा ऊपर उभरा दिखाई देगा, बिकॉज़ आप कहां से देख रहे हो? आप एयर से देख रहे हो। और किसमें देख रहे हो? आप वाटर में देख रहे हो। मतलब आप देख रहे हो जो आपका जो लाइट है वो रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, इसलिए आपको चीजें जो है थोड़ी सी बेंड दिखाई देंगी, चीजें दिखाई देंगी। तो ये आपका होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, चाहे वो रियल से डेंसर में जाए, डेंसर से रियल में जाए, वो क्या करता है? वो थोड़ा सा बेंड करता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप यहाँ पे क्लियर है चीजें, ठीक है? चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पेंट है वो कैसे हो रहा है, इसको हम समझते हैं, ठीक है? अब ये कौन कहाँ मूव करेगा इसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना देंगे हम लोग, है ना? जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाओ, उसको आप देख लो ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, है ना? यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, है ना? ये क्या है? ये एयर है, ये क्या है? एयर है। एयर मतलब कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, सॉरी रियल मीडियम है, क्या है? रियल मीडियम है। और ये वाटर, ग्लास है, ग्लास मतलब कौन सा मीडियम है? ग्लास मतलब कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, हाँ? तो लाइट पहले एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, देखो ये रेड वाला लाइन, लाइट पहले, ये मान लो लाइट है, दिस जो लाइट, ये आपका लाइट है, ठीक है? तो लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, मतलब एयर से डेंसर में एंटर कर रहा है, और उसके बाद फिर ग्लास से वापस बाहर आ रहा है, ग्लास से वापस बाहर आ रहा है, किस तरफ? एयर की तरफ। मतलब लाइट आपके एयर से डेंसर में जा रहा है और डेंसर से अगेन आपके एयर में आ रहा है, एयर में आ रहा है। तो लाइट देखो बार-बार क्या हो रहा है? पाथ चेंज कर रहा है, राइट? पहले ऐसे एंटर कर रहा था, ऐसे एंटर कर रहा था, इसको जाना क्या चाहिए था? इसको जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था, बट क्या ये ऐसे निकला? नहीं, ये अपना पाथ चेंज कर लिया, ये अपना पाथ जो है इस तरफ चेंज कर लिया, चेंज कर दिया, ठीक है? अगेन देखो फिर से पाथ जब बाहर निकला तो अगेन यहाँ पे पाथ चेंज कर दिया, ठीक है? राइट? मतलब रेयर से डेंसर मीडियम जा रहा था और फिर डेंसर से रेयर आ रहा था, इसलिए दो बार अपना पाथ चेंज करता है, ठीक है? इसको समझने के लिए आप अच्छे से समझते हैं एक डायग्राम की मदद से, है ना? बढ़िया डायग्राम बनाते हैं हमेशा की तरह, और चीज़ों को समझते हैं। तो सपोज मान लो कि ये आपका ग्लास है, ये आपका क्या है? ग्लास है। सपोज मान लो आपका ग्लास है, ठीक है? इस ग्लास में यहाँ से आपका एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, इस ग्लास में यहाँ से आपका एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ से आपका रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है? ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, कौन सा लाइट है? इंसिडेंट रे, है ना? लाइट आ रहा है मतलब क्या? आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब इस लाइट को जाना क्या चाहिए था? इसको ऐसे निकलना चाहिए था ना? ग्लास के अंदर इस लाइट को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट निकलना चाहिए था, ऐसे, राइट? लेकिन ऐसे नहीं निकला, ये ऐसे नहीं निकला। जैसे ही ये रेयर मीडियम से, मतलब कि एयर से ग्लास में एंटर किया, मतलब कि डेंसर मीडियम में एंटर किया, जैसे ही ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, ये करेगा, मूव कर जाएगा, ठीक है? अच्छा यहाँ पे हम मांगते हैं नॉर्मल, यहाँ पे क्या मांगते हैं हम लोग? नॉर्मल मांगते हैं, दिस इज नॉर्मल। तो जैसे ही आपका इंसिडेंट रे, जैसे ही आपका लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, मतलब एयर से ग्लास में जाएगा, ठीक है? एयर से एक मिनट, एयर से ग्लास में जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगा। इसको निकलना चाहिए था ऐसे, राइट? इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना निकल के जो नॉर्मल वाला लाइन है, जो नॉर्मल वाला लाइन है उस तरफ मूव कर जाएगा, उस तरफ मूव कर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। जब ये आगे बढ़ेगा, जब ये आगे बढ़ेगा तो अब नया नॉर्मल क्या होता है? नया नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ होता, नया नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ होता ना, न्यू नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ होता, है ना? न्यू नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ होता, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलेगा, ये अब नॉर्मल से वापस दूर भागेगा, ये वापस नॉर्मल से क्या होगा? दूर भागेगा। इसको जाना क्या चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये नॉर्मल से दूर चला गया, नॉर्मल से दूर चला गया, और यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ चला गया। मतलब समझ में क्या आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा, जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगा, नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। और जब भी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ आएगा, जब भी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ आएगा, वापस से एयर से ग्लास में आ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये इस बार नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, क्लियर है? इसको हमेशा ध्यान रखना, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के पास भागेगा, और डेंसर से रेयर में आएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है? इसको कुछ इस तरह समझो कि आप जो बेसिकली मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हो, लाइक अभी मेट्रो आई नहीं है, बाहर खड़े हो, है ना? दो लोग हो तो आराम से खड़े होगे, दो लोग आराम से खड़े होगे, है ना? दूर दूर प्रॉपर डिस्टेंस बना के, ठीक है? बिकॉज आप रियल मीडियम में हो। फिर आप क्या कि मेट्रो में बहुत भीड़ है, मेट्रो बहुत भीड़ है, एंटर करके भीड़ की वजह क्या होगा? आप दोनों क्या करोगे? क्लोज आ जाओगे, आओगे ना, ठीक है ना? तो नॉर्मल के क्लोज आ गया, नॉर्मल के क्लोज आ गया, लाइट नॉर्मल के क्लोज आ गया, फिर वापस मेट्रो बाहर निकलो, वापस दूर हो जाओगे, वापस दूर हो जाओगे, मतलब नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ठीक है? बस याद करने के लिए, ठीक है? राइट? डेंसर मीडियम में हमेशा नॉर्मल की तरफ लाइट जाएगा और रियल मीडियम में हमेशा नॉर्मल से दूर लाइट जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ बुनियादी बातें जो आपको समझनी है, ठीक है? रुक जाओ। तो ये आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये आपका क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना? ये आपका क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? राइट? यहाँ पे आपका क्या बना था? ये यहाँ पे क्या रिफ्लेक्टेड है? यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्टेड है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अच्छा ये जो लाइट आपको दिख रहा है, ये जो लाइट आपको दिख रहा है, जो बिल्कुल लाइट आ रहा था, स्ट्रेट निकल रहा है, या जो लाइट आपको स्ट्रेट निकल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे,
इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। मतलब जो लाइट को बिल्कुल बिना कहीं डेविएट हुए स्ट्रेट निकलना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और फाइनल जो लाइट बाहर आता है, रेयर से डेंसर और डेंसर से बाहर रेयर आने के बाद फाइनल जो लाइट बाहर आता है, राइट, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। दिस वन इज नोन एज इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। और इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये जो आपका एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? कुछ नहीं बताएं, बस ये बताएं, आपको बस ये बताएं कि आपका बॉक्स था, सपोज ग्लास था, ये आपका ग्लास था, हाँ ये ग्लास था। अब यहाँ से लाइट आया, जब लाइट आया यहाँ से, जब लाइट आया यहाँ से क्या था, आपका इंसिडेंट था, इंसिडेंट था, राइट। लाइट यहाँ पे टकराया, आपको पता है कि जहाँ पे लाइट टकराता है वहाँ नॉर्मल लाइट होता है, जहाँ से लाइट टकराता है वहाँ क्या होता है, नॉर्मल लाइट होता है। लाइट को निकलना चाहिए, लाइट को निकलना चाहिए ऐसे, लाइट को निकलना चाहिए ऐसे। ये जो लाइट नॉर्मली निकल जा रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट। अगर ऐसे निकलता तो बोलते हैं इंसिडेंट, बट ऐसे निकला क्या, नहीं निकला, जैसे नहीं निकला, ये कहाँ गया, और ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम गया। जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम रहेगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ यहाँ पे चाहिए था, लेकिन यहाँ मूव कर गया, मतलब नॉर्मल की तरफ मूव किया, नॉर्मल की तरफ मूव किया। अब आपका नया नॉर्मल है, ये आपका नया नॉर्मल है। जैसे ही बाहर आएगा, अब नॉर्मल से वापस दूर निकल जाएगा, निकलना चाहिए ऐसे, निकल गया ऐसे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन दिख रहा होगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, जो आपका इंसिडेंट रे दिख रहा है, जो आपका इंसिडेंट रे दिख रहा है और जो आपका इमर्जेंट रे दिख रहा है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? तो बिल्कुल पैरेलल, ध्यान रखना कि इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल रहता है हमेशा। इमर्जेंट और इंसिडेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, क्लियर है क्या? या फिर से बताएं, यहाँ तक क्लियर है? फिर से बताएं, क्योंकि ये बड़ा कंसेप्चुअल चीज है, प्लीज कंफर्म करें। गुरप्रीत कौर बोल रहे हैं वाई, ये वाई कौन सा भाषा है, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर, ओके, चलो बढ़िया, हाँ, आगे बढ़ते हैं फिर ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। आपको हम बताएं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैन बोले सर फिर से बताओ। अच्छा जैन रिप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन ये, अच्छा दो लोग बोले फिर से बताने को, ठीक है, कंफर्म वापस बताते हैं ना। आकांक्षा जैन को दिक्कत है तो फिर से बताते हैं। आकांक्षा जैन तो कुछ नहीं हुआ है, सिंपली आपका रुको, सिंपली आपका बॉक्स था, ये बॉक्स का ग्लास का था, एक इसका ग्लास का था, यहाँ से लाइट एंटर किया, यहाँ से लाइट एंटर किया, एंटर किया मतलब क्या, इंसिडेंट है, इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट है। यहाँ से आपका नॉर्मल हो रहा था, यहाँ से आपका नॉर्मल हो रहा था, ठीक है। तो लाइट को बिल्कुल ऐसे निकल जाना चाहिए था, लाइट को बिल्कुल ऐसे निकल जाना चाहिए था। और ये जो लाइट ऐसे निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं इंसिडेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट, इंसिडेंट है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट है। अब क्योंकि लाइट ऐसे नहीं निकला, आपको पता है कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है तो नॉर्मल तरफ बेंड होता है, नॉर्मल तरफ बेंड होता है, तो नॉर्मल तरफ बेंड हो गया, लाइट लाइट नॉर्मल तरफ बेंड हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ बेंड हो गया लाइट, ठीक है। अब नया नॉर्मल ये हुआ, जब नया नॉर्मल ये हुआ और लाइट अगेन डेंस से रेयर में आएगा तो नॉर्मल से वापस दूर भागेगा, नॉर्मल से वापस दूर भागेगा, ठीक है, नॉर्मल से वापस दूर भागेगा। तो यहाँ पर क्या है, इमर्जेंट है, यहाँ पर क्या है, इमर्जेंट है, इमर्जेंट है, ठीक है। देखो आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है ना, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, दैट्स इट, बस यही था, ठीक है, क्लियर है, चलिए ओके। अब सवाल आता है कि ये होता क्यों है, या आपको डेविएशन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लाइट का जो बेंच दिखाई दे रहा है, इसके कारण क्या है? कारण है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सेम एग्जांपल समझो आप कि आप मेट्रो के बाहर खड़े हो ना, आराम से वॉक कर रहे हो, दौड़ोगे आराम से वॉक कर रहे हो, राइट। इसके बाद मेट्रो के अंदर एंटर गया, फिर बस के अंदर एंटर गया, तो बस के अंदर आप उस हिसाब से मूव कर पाओगे क्या, स्पीड कम हो जाएगा आपका ना। आप दोनों क्या हो जाएगा, आप दोनों जो क्लोज हो जाओगे, आप दोनों जो है क्लोज हो जाओगे। जैसे ही बस के अंदर या किसी कंपार्टमेंट के अंदर या मेट्रो कंपार्टमेंट के अंदर एंटर करोगे, भीड़ होगा अंदर, तो आप दोनों क्या हो जाओगे, क्लोज हो जाओगे, आपका मूवमेंट का स्पीड कम हो जाएगा, मूवमेंट का स्पीड कम हो जाएगा, है ना। मतलब ये है कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगा, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ भागेगा, नॉर्मल की तरफ भागेगा और इसका स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। इसके बाद जब ये डेंस रेयर में जाएगा, जब डेंस रेयर में जाएगा तो अगेन क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो कारण क्या होता है इसके, कि जो आपको बेंट ऑफ लाइट दिखाई दे उसका कारण क्या है, कारण है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। जब भी वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट जा रहा है तो क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। अब स्पीड ऑफ लाइट जो चेंज हो रहा है इसी की वजह से आपको क्या होता है, डेविएशन दिखता है, ठीक है, राइट। तो एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको बता दिया कि पैरेलल टू ईच अदर होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, इस डायग्राम की हेल्प से आपको बखूबी एक्सप्लेन कर दिया गया है, बुझा क्या, चलो फिर, है ना, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, क्यों पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है मल्टीपल टाइम कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो क्या नहीं बदलता है, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स द कांस्टेंट बट द वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ चेंजेस, ठीक है। क्या बदलेगा, तो आपका वेवलेंथ चेंज होगा और आपका वेलोसिटी चेंज होगा। रिफ्रैक्शन के वक्त आपका वेवलेंथ चेंज होगा और आपका वेलोसिटी चेंज होगा। क्या चेंज नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, आपका वेवलेंथ आपका वेलोसिटी जो है चेंज होगा, ठीक है, ओके। चलो सर सीपीएफ पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं क्या, सुनील कुमार अभी जो पढ़ा है वो पढ़ लो ना, पॉलिटी हो पाएगा ना साइंस हो पाएगा, है ना, घर के ना घाट वाला हाल हो जाएगा। पढ़ सकते हो, पॉलिटी ही पढ़ना है, लक्ष्मीकांत ही पढ़ना, क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, चलिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम थिंग, है ना, सिंपल बात है। जो आपका रिफ्लेक्शन का था, ये आपका रिफ्लेक्शन का था ना, रिफ्लेक्शन में फर्स्ट टाइम क्या था आपका, नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ऑल लाइन द सेम थिंग, इसका भी सेम चीज है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट क्वांटिटी वेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द सेकंड ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये बेसिकली आपके स्नेल्स लॉ के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया कि आपका साइन आई है, आपका साइन आई है और साइन आर है, ठीक है, साइन आर है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ को समझने के पहले कुछ बेसिक चीज और समझ लो ताकि आगे दिक्कत ना हो। स्नेल्स लॉ समझते हो, कुछ वर्ड आपके सामने आएंगे तो पहले उस वर्ड को जान लेते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, है ना। नेक्स्ट तो पढ़ते वक्त आपके सामने बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट इज नोन एज बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग-अलग मीडियम की वजह से, अलग-अलग मीडियम की वजह से जो लाइट जो आपका लाइट है उसका जो बेंड होने की कैपेसिटी है, उसका जो बेंड होने की कैपेसिटी उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको बताए थे कि जब लाइट जो है एयर से आपके ग्लास में जा रहा है फिर बेंड हो रहा है, ग्लास से एयर में आ रहा है फिर बेंड हो रहा है ना। आप उसको लाइट को एयर से डायमंड में डाल दो, क्या होगा, बेंड हो जाएगा। डायमंड से वापस ग्लास में डाल दो फिर बेंड हो जाएगा, ग्लास उसको एयर में डाल दो फिर बेंड हो जाएगा। तो जो अलग-अलग मीडियम में अलग-अलग जो बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो इस तरह के जो डाउट अभी आ रहे हैं ना कि पेपर टू क्या करें, लक्ष्मीकांत को पढ़े या ना पढ़े ये भी नहीं लेंगे अभी, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डाउट आपको पूछूं, है ना, वरना फिर टॉपिक आपको डिबेट हो जाएगा, हम डिबेट हो जाएगा, एकदम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें बड़ी लगेंगी, समझ नहीं आएगा आप लोगों को। पेपर टू का ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं, पेपर टू का लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है जिसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अब समझते हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है, अब समझते हैं आपका स्नेल्स लॉ क्या होता है ना।
आपको बताया था इसके बारे में साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट होता है ठीक है और इसको आप ऐसे लिख सकते हो राइट कि आपका साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट इसको आप ऐसे लिखते हो 1 into 1 into या फिर इसको आप ऐसे लिखते हो फिजिक्स लैंग्वेज में 1 म्यू टू इसको म्यू बोलते हैं ना फिजिक्स लैंग्वेज को क्या बोलते हैं म्यू बोलते हैं फिजिक्स क्या बोलते हैं म्यू बोलते हैं राइट तो 1 म्यू टू ठीक है राइट अब ये है क्या ये बेसिकली 1 into क्या बता रहा है 1 into क्या बता रहा है ये बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इट सेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ठीक है तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट होता है या फिर इसको आप 1 into दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ठीक है राइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताया था जो आपका लाइट का बेंडिंग एबिलिटी होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब देखो ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है कि मल्टीपल मीडियम के लिए मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग होता है ठीक है जैसे जो एयर है एयर के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.003 होता है वाटर के लिए क्या होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33 होता है ठीक है अल्कोहल का पूछा भी हुआ है अल्कोहल का पूछा भी हुआ है एग्जाम में आप करोगे तब पता लगेगा ठीक है 1.36 होता है ठीक है इसके अलावा केरोसिन केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एनीवन 1.44 इसके अलावा आपका आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है आइस का कितना होता है 1.31 है ना रॉक सॉल्ट आपका रॉक सॉल्ट कितना होता है रॉक सॉल्ट कितना होता है 1.54 और डायमंड का तो मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है 2.42 ठीक है तो डायमंड का मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है इसको एग्जाम में ऑर्डर में भी लगाने के लिए मिल सकता है आप लोगों को ठीक है तो ऐसे बहुत सारा आपको याद नहीं करना है सारा है ना बस एटलीस्ट ये 7 आपको याद रखना एयर वाटर अल्कोहल केरोसिन आइस रॉक सॉल्ट एंड डायमंड ये 7 याद रखना बहुत सारा आपको सब नहीं रखना अगर इतना रख लोगे राइट अगर आप ये 7 कर लोगे तो आपके एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो भी सवाल आएगा आप इनके अलावा कुछ रहेगा ना तो आप एलिमिनेट कर जाओगे ऑल्दो अब तक इसके अलावा कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया ना सीडीएस ना इंडियन ना सीपीएफ और ना ही किसी भी स्टेट पीएसएम पूछा गया जब भी आता है इतना साथ ही आता है और एक अलग अलग कुछ आता भी है तो इसके बदौलत आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर लोगे ठीक है तो इतना ही आपको इसके ऊपर नहीं करना है आप लोगों को ठीक है कोई मतलब नहीं करने का चलो राइट फिर अच्छा एक और चीज जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपको कुछ और बताता है आपको लाइट बेंडिंग ये आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताता है ये आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताता है ठीक है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताएगा ठीक है जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा उतना स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगा या फिर आप ये बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज़ जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उतना बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है और उतना ज्यादा बेंड क्यों हो रहा है उतना ज्यादा बेंड क्यों हो रहा है बिकॉज़ स्पीड ऑफ लाइट जो है उतना ज्यादा चेंज हो रहा है ठीक है रिफ्रैक्शन का कारण जो है स्पीड ऑफ लाइट उतना ज्यादा बदल रहा है क्लियर है क्या कंसेप्चुअल है इसको ध्यान 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 से पढ़ना है ना यहां तक कोई दिक्कत है अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करो इसके बारे में कुछ चीजें और बताते हैं आप लोगों को एक मिनट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात हो रहा है इसके बारे में कुछ चीजें और जान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एन इक्वल टू सी बाई वी फॉर्मूला है और उसके ऊपर सवाल आया नहीं है बट आ सकता है एन इक्वल टू सी बाई वी जहाँ पे वी क्या है वी जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन पर्टिकुलर मीडियम इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम ठीक है ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन एयर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और यहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम और यहाँ पे एन क्या है एन क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ठीक है एन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है तो हम लोग एन का वैल्यू क्या होता है जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आपका एन का वैल्यू है ये हम लोग निकालते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एयर फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका कोई मान लो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है एयर में कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड राइट और आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में चेंज हो गया सपोज मान लो कि आपका इट इज डायमंड में या किसी और में ये 4 × 10⁸ हो गया कुछ समथिंग कुछ हो गया राइट तो क्या होगा इसको डिवाइड करेंगे जो आएगा वो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम ठीक है डिवाइड करेंगे जो आएगा वो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम बट आपको नहीं जाना ये आपको वैल्यू बताना एयर में वाटर में अल्कोहल में केरोसिन राइट आइस रॉक सॉल्ट डायमंड ये सारे वैल्यू ऐसे ही निकले हैं है ना ये बस प्रूफ आपको दिखा देते हैं आपको प्रूफ नहीं पूछता है ये सारे वैल्यू बेसिकली ऐसे ही निकलते हैं ठीक है क्लियर है चलिए ओके चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है राइट यहाँ पे दिया हुआ है यू आर गिवन 3 मीडियम आपको 3 मीडियम दिया हुआ है मीडियम ए मीडियम बी मीडियम सी दो कंसेप्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना 3 मीडियम दिया हुआ मीडियम ए मीडियम बी मीडियम सी राइट और तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33 1.65 और 1.46 ठीक है बोला है द मीडियम इन विच ऑल द लाइट विल ट्रैवल फास्टर इनमें से कौन सा मीडियम है जहाँ पे लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा इनमें से कौन सा मीडियम है जहाँ पे लाइट जो है सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा बताओ अभी तक तो पढ़ाया कंसेप्ट क्लियर है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्वेश्चन आया सर इसकी यूनिट क्या होती है कुणाल से कोई यूनिट नहीं होता डायमेंशन लेस होता है ठीक है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता है ठीक है बिल्कुल सबका आंसर राइट है ना ए सबका आंसर राइट है राइट आंसर है ना राइट आंसर ठीक है सबसे कम जिसका है उसका स्पीड सबसे ज्यादा है ठीक है राइट 1.33 दैट इज ए ठीक है इसके बाद किसका आता है आपका 1.46 दैट इज सी और फिर सबसे किसका 1.65 दैट इज सी अगर क्वेश्चन बोलता कि सबसे स्लो लाइट कहां ट्रैवल करेगा तो आपका आंसर सी होता सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा तो आपका आंसर जो है ए होगा ठीक है बिल्कुल आकांक्षा पांडे अभिषेक है ना निधि सबका आंसर राइट है अभिषेक इरफान सबका आंसर राइट है ठीक है चलो ओके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन दैट द वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 ठीक है यहां पे बेसिकली सॉल्व कर दिया गया है लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है n = c/v ये होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है n = c/v ठीक है अब यहां पे क्या बोला है यहाँ पे ये बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट पूछा इन वाटर स्पीड ऑफ लाइट पूछा इन वाटर मतलब क्या पूछा हम लोग को v का वैल्यू पूछा हुआ है v का वैल्यू पूछा हुआ है आपको बताया ना कि जो आपका v है ये क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम ठीक है और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ठीक है और n क्या होता है n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33 यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है राइट निकालने को क्या बोला हम लोग को स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालने बोला मतलब v का वैल्यू निकालने बोला है और एयर में हम लोग को पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है राइट अब इसको सॉल्व करोगे काटाकुटी बचाओगे आपका आंसर आ जाएगा v = 2.26 × 10⁸ ठीक है ठीक है ना चलिए तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं है ना यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग राइट बट इसके अलावा भी पूछेंगे एग्जाम में है ना इसके अलावा भी आपके ये चार इसके अलावा भी पूछ रहे हैं तो इसके अलावा भी पूछेंगे उसका याद रखना केरोसिन के बारे में याद रखना है ना राइट आइस के बारे में याद रखना पूछा हुआ एग्जाम में चलिए क्या यहाँ तक क्लियर बताओ
यहाँ तक तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर इफेक्टिव इंडेक्स फ्री आंसर। और देखो मिनिमम वैल्यू इफेक्टिव इंडेक्स का 1 होता है जो आपका होता है, इससे कम नहीं हो पाएगा, और जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका डायमंड होता है 2.4। ठीक है, जो भी आपका इफेक्टिव इंडेक्स आंसर आएगा उसके बीच ही आता है। ओके रमेश, रमेश चौबे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो 1 आता है 1 होता है जो आपका दिया हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू जो 2.4 जो है, बाकी सब इसके बीच में ही आएगा, बाकी सब इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, ओके रमेश, चलिए आगे बढ़ते। कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन द लाइट गोस फ्रॉम व्हेन द लाइट गोस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, जब भी लाइट आपके रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगा, लाइट जो है आपके नॉर्मल तरफ बेंड कर जाएगा, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, लाइट को यहाँ पे निकलना चाहिए था, लाइट को निकलना चाहिए था बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे निकलना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, ये जो नॉर्मल वाला लाइट है, जो नॉर्मल वाला लाइट है, इस तरफ लाइट जो है बेंड कर गया, इस तरफ लाइट जो बेंड कर गया, तो लाइट जब भी रेयर से डेंस में जाएगा नॉर्मल तरफ भागेगा। ठीक है, लाइट जब भी डेंस से रेयर तरफ जाएगा, लाइट जब भी डेंस से रेयर तरफ भागेगा, ये नॉर्मल से अवे जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, नोट नंबर 3 ध्यान रखना कि व्हेन द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली गोस स्ट्रेट, मतलब जब भी आई का वैल्यू 0, जब भी आई का वैल्यू 0, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा। ठीक है, तीनों पॉइंट बात ध्यान रखो। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि ये जो रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे हैं इससे होता क्या है, इसका फेनोमेनन क्या है। मैंने बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, मैंने एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है। तो पहले आपको बताए थे कि जब भी आप नहाओगे, राइट, नहाते वक्त आपका बकेट उसमें अपना हाथ डुबाते हो, है ना, बकेट में आप अपना हाथ डुबाते हो, ये आपका हाथ है ना, जादू वाला। ठीक है, तो बकेट में जब भी आप अपना हाथ डुबाते हो, सिंक करते हो, तो यहाँ दिखाई देता है, या फिर स्टिक डालते हो तो स्टिक भी आपका होता है, दिखाई देता है, राइट, दिखाई देता है। ये किसका बेस होता है, रिफ्रैक्शन का बेस होता है। इसके अलावा बकेट में या फिर ग्लास में या किसी कटोरी में, है ना, पानी भर देना, उसमें कॉइन रख देना, कोई भी सामान रख देना, कॉइन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रख देना, राइट, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द वाटर अपीयर्स टू बी, आपको ऊपर दिखाई देगा, ये है नीचे, लेकिन पानी के अंदर जो आपको हल्का सा ऊपर दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। क्यों होता है, रिफ्रैक्शन का बेस होता है, रिफ्रैक्शन का बेस होता है। ठीक है, इसके अलावा पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी, जो स्विमिंग पूल का वाटर होता है, राइट, उसमें आप जो सरफेस वाला पार्ट होता है वो देखोगे ना, तो वो लगता है डेप्थ कम है, वो जमीन ऊपर दिखाई देता है आपको। स्विमिंग पूल में आप जमीन देखोगे जो पानी के नीचे होता है, राइट, उसका डेप्थ कम, गहराई कम दिखता है, वो ऊपर दिखाई देता है आपको, राइट, कारण क्या है, रिफ्रैक्शन, है ना। ठीक है, इसके अलावा व्हेन अ थिक स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मटेरियल, सेम चीज। ठीक है, लेमन को रख दिया पानी के अंदर, ऊपर दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, सेम चीज है ना। कॉइन को रख दिया पानी के अंदर, रेस्ट दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा, सेम चीज है ना। फिश जो है वो अगर पानी के अंदर तैर रही होती है, तो अगर यहाँ पे फिश है, अगर फिश यहाँ पे, ठीक है, अगर फिश यहाँ पे, तो आपको ऊपर दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी, और थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी पानी के अंदर, है ना। ठीक है ना, ठीक है, तो फेनोमेनन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब नहीं पूछते हैं, पहले पूछते थे। हाँ चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जो है नाम से जस्टिफाई हो रहा है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन में, अपवर्तन बोलते हैं ना, अपवर्तन। ठीक है, तो है ना, एटमॉस्फेरिक अपवर्तन के बारे में बात करें, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, तो एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल बताएं, राइट, आपको एग्जांपल बताएं, आपको पता है जो आपने पढ़ा है कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे क्या है, एटमॉस्फेयर के लेयर है। ठीक है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर है। ठीक है, अभी जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, है ना, अब यहाँ से मान लो सनलाइट आ रहा है, यहाँ से मान लो सनलाइट आ रहा है, जब सनलाइट आ रहा है तो अलग अलग लेयर में पड़ रहा है। आपको पता है कि लाइट, है ना, कोई लेयर डेंस है, कोई लेयर कम डेंस है, कोई लेयर ज़्यादा डेंस है, पता है आपको। ठीक है, तो अब आपको बताएं हम कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगा, ठीक है, या फिर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा, ये क्या होता है, अपना पाथ चेंज करता है, अपना पाथ चेंज करता है। तो बार-बार यहाँ पे क्या होगा, बार-बार लेयर में लेयर चेंज होगा, लेयर चेंज होगा, बार-बार क्या होगा, क्या होगा, रेयर से डेंस लेयर होता रहेगा, जिसकी वजह से बार-बार आपका जो पाथ है लाइट का वो क्या होगा, चेंज होगा, बार-बार पाथ जो लाइट का क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जितना आप ऊपर जाओगे, जितना आप ऊपर जाओगे, ठीक है, उतना आपका ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो नीचे आता जाएगा। ठीक है, आप जितना ऊपर जाओगे उतना आपका ऑप्टिकल डेंसिटी नीचे आता जाएगा। या जब आपको बाद में पढ़ाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, जब आपको बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्लियरली क्यों होता है। ठीक है, तो ये जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इसी की वजह से आपको जो वायुमंडल में चीजें हैं वो आपको चमकती दिखाई देती हैं। यही कारण है कि आपको जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि आपको जो स्टार्स तारे हैं वो चमकते दिखाई देते हैं, है ना, राइट। इसके अलावा तारा स्टार्स आता है, आपको सेंट्रियोल पढ़ाते हैं, तारा स्टार्स आता है सेंट्रियोल, तारा स्टार्स आता है क्या, सेंट्रियोल आता है, बायोलॉजी में पढ़ाते चैप्टर नंबर 1, किसमें होता है सेंट्रियोल, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ, सेंट्रियोल कहाँ होता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में। चल रहा है रिवीजन, चल रहा है कि नहीं, रिवीजन चल रहा है। सेंट्रियोल एनिमल सेल का पार्ट है या प्लांट सेल का पार्ट है, एनिमल सेल, गुड, है ना। चलो, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो एग्जांपल इसका, है ना। इसके अलावा जो आपका स्टार्स है, इट अपीयर्स हायर देन एक्चुअल। ठीक है, पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया फेमिनिन, दूसरा पे क्या हो गया, स्टार्स अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजीशन। स्टार्स जो है वो एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है आप लोगों को। तीसरा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आपको पता है सूर्य उदय के होने के पहले, सनराइज होने के पहले 2 मिनट पहले आप सन को देख सकते हो, सनराइज होने के 2 मिनट पहले आप उसको देख सकते हो। इवन सन सेट होने के 2 मिनट बाद आप उसको देखते हो, सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक उसको देखते हो। ठीक है, सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक उसको आप देख सकते हो, राइट। तो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट इसके वजह से होता है। टोटल आप कितना मिनट सन को देखते हो एक्स्ट्रा, टोटल कितना मिनट सन को एक्स्ट्रा देखते हो आप, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट। ठीक है, टोटल 4 मिनट सन को एक्स्ट्रा देखते हो। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है यूपीएससी में कि अगर अगर मान लो एटमॉस्फेयर को रिमूव कर दिया गया, अगर मान लो एटमॉस्फेयर को रिमूव कर दिया गया, वायुमंडल को रिमूव कर दिया गया, तो जो हम लोग सन को देखते हैं वो कितना मिनट कम देखेंगे। सर बायोलॉजी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, आकांक्षा, आकांक्षा बायोलॉजी रिकॉर्डिंग आपको अब एप्लीकेशन नहीं मिल सकता है। ठीक है, राइट, चलो बताना जरा कि अगर एटमॉस्फेयर को रिमूव करते हैं हम लोग, तो आप लोग सन को कितना मिनट कम देखोगे। बोलो, 8 मिनट कौन बोला यार, 8 मिनट कैसे हो गया, हैं? 8 मिनट कैसे हो गया, आप सन को 2 मिनट पहले देखते हो सनराइज के, और 2 मिनट बाद देखते हो सनराइज के। क्या कारण देखते हो ऐसा, कारण क्या है, कारण क्या आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आप 2 मिनट पहले देखते हो, 2 मिनट पहले देख रहे हो, और 2 मिनट बाद देखते देखते रहे हो, मतलब आप 4 मिनट एक्स्ट्रा देखते हो, 4 मिनट एक्स्ट्रा देखते हो। अगर वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आप 4 मिनट कम देखोगे, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, 8 मिनट कैसे आ गया। अब आगे बात करते हैं, आप समझिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है ना। चलो, ओके, क्रिटिकल एंगल समझते हैं, क्रिटिकल एंगल समझते हैं डायग्राम की हेल्प से, क्रिटिकल एंगल समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखो अगर मान लेते हैं कि ये ग्लास का स्लैब है, अगर मान लेते हैं ग्लास का स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास का क्या है, स्लैब है, और आप क्या करेंगे, लाइट को डालेंगे, है ना, इस ग्लास के स्लैब में क्या डालेंगे हम लोग, लाइट को डालेंगे, राइट, को यहाँ पे लाइट डालते हैं।
या गया प्रकाश, है ना, आपका इंसिडेंट राइट, इंसिडेंट रे, यहाँ पे क्या आ गया इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे आ गया। अब इंसिडेंट रे को ऐसे निकल जाना चाहिए था ना, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, ठीक है, बट ये ऐसे नहीं निकला, ये ऐसे नहीं निकला। यहाँ पे क्या है नॉर्मल है, यहाँ पे क्या है नॉर्मल है, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी लाइट जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो ये नॉर्मल तरफ मूव कर जाएगा, मतलब लाइट जो इस तरफ मूव कर जाएगा, ये अब तक आप कन्वेंशनली पढ़ चुके हो, है ना, पढ़ चुके हो। इस केस में क्रिटिकल एंगल में क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे, क्रिटिकल एंगल में क्या करेंगे आप, उल्टा करेंगे, उल्टा काम कैसे करेंगे, उल्टा काम यहाँ पे ये करेंगे। क्रिटिकल एंगल होने के लिए पहला जो नियम बोलता है, पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो रूल है वो ये है कि लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा। पहला जो रूल है वो क्या है, लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, लाइट क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, ठीक है, ठीक है, राइट। तो अगेन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाइट को छोड़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग लाइट को छोड़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट राइट लाइट जो मार रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंट लाइट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको निकलना क्या चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होता, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होता और लाइट को निकलना चाहिए। लेकिन लाइट क्या होगा, बाहर में निकलने के बाद नॉर्मल से दूर होगा। जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा क्या होगा, नॉर्मल से दूर होगा, है ना। आप मेट्रो के बाहर निकल जाओगे तो अपने दोस्त दोस्त से चिपके होते हैं, वो हट जाओगे, बिकॉज भीड़ कम होता है बाहर, है ना, राइट। तो लाइट ऐसे निकल जाएगा, इधर निकल गया, नॉर्मल से क्या हुआ, दूर निकल गया, नॉर्मल से दूर निकल गया। अच्छा, आप खुरापाती आदमी बोले काम करते हैं, बोले काम करते हैं, एंगल जो आपका एंगल है, जो आपका एंगल एंगल थीटा मानते हैं, इसको बढ़ाते हैं हम लोग, इसको बढ़ाते हैं। अब लाइट यहाँ से मारेंगे, अब क्या करेंगे, लाइट यहाँ से मारेंगे, लाइट यहाँ से मारेंगे, लाइट यहाँ से मारेंगे, तो लाइट क्या होगा, ऐसे निकलना चाहिए लाइट को, लाइट बस निकलना चाहिए, लेकिन लाइट क्या हुआ, फिर बेंट हो गया, फिर बेंट हो गया, यहाँ पे आ गया लाइट, यहाँ निकल गया, नॉर्मल से थोड़ा और दूर, है ना। ये आपका थीटा नंबर 2 है ना। आपका मन नहीं बना, आप जो है लाइट बोले यहाँ से मारेंगे। अब लाइट जो यहाँ से मारे, लाइट यहाँ से मारे, लाइट को ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन लाइट जो है वो क्या हुआ, ऐसे निकला, ऐसे निकला। आप बोले चलो ठीक है, ये आपका थीटा नंबर 3 है, हम थोड़ा सा और ऊपर से लाइट मारेंगे, यहाँ से लाइट मारेंगे, यहाँ से लाइट मारेंगे, तो लाइट को निकलना चाहिए था, लाइट को निकलना चाहिए था ऐसे। लेकिन लाइट का क्या हुआ, ये जो लाइट है, रुको इसको हाईलाइट करने दो, लाइट को हाईलाइट करने दो, ये जो लाइट है, ये जो लाइट है राइट, जिसको आप थीटा नंबर 4 मान रहे हो, थीटा 4 मान रहे हो, ये इसको निकलना चाहिए था ऐसे। लेकिन क्या हुआ, ये जो है जो ग्लास का स्लैब टच करते हुए ऐसे निकल गया, उसको टच करते हुए ऐसे निकल गया, उसको टच करते हुए ऐसे निकल गया, राइट। तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका जो लाइट है ना, वो ग्लास के स्लैब को टच करते हुए निकल जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले हम लोग यहाँ से एक लाइट मारे, पहले हम लोग क्या किए, यहाँ से एक लाइट मारे, यहाँ से एक लाइट मारे, निकलना चाहिए था, लेकिन निकल ऐसे गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे थीटा नंबर 1 है, इसके बाद हम लोग यहाँ से लाइट मारे, हम लोग यहाँ से लाइट मारे, निकलना चाहिए था, निकलना चाहिए था, लेकिन निकल कैसे गया, ये ग्लास का स्लैब पकड़ते हुए बाहर निकल गया, ग्लास का स्लैब पकड़ते हुए बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस ये जो पूरा थीटा बना, ये जो पूरा आपका एंगल बना, ये जो पूरा आपका एंगल बना, ये जो पूरा आपका एंगल बना, इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या क्लियर है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्लियर है। क्रिटिकल एंगल बनने के लिए जो पहला जो आपका कंसेप्ट है, जो पहला रूल है वो ये है कि लाइट हमेशा क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए लाइट हमेशा कहाँ जाएगा, डेंसर से रेयर में जाता है। लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से आपके रेयर मीडियम में आएगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा और खुरापाती आदमी, आपका पेट यहाँ पे नहीं भरा, राइट। आपने बोला एक काम करते हैं, फिर एक लाइट मारते हैं इसके भी ऊपर से, फिर एक लाइट मारते हैं इसके भी ऊपर से ना, थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी को कम करते हैं, बस क्रिटिकल एंगल लगते हैं, बाकी से मिटाते हैं, चलो राइट। तो ये आपका रेड वाला लाइन गया वो क्रिटिकल एंगल है, रेड वाला लाइन गया क्या, क्रिटिकल एंगल है। अब ये काम करते हैं, फिर से एक लाइट मारते हैं, फिर से एक लाइट मारते हैं, और इस बार लाइट और ऊपर से मारेंगे, यहाँ से मारेंगे, यहाँ से मारेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट को निकलना चाहिए था ऐसे, लाइट निकलना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या होगा, अब अंदर घुस जाएगा, लाइट क्या होगा, अंदर वापस मुड़ कर जाएगा, अंदर मुड़ कर जाएगा, जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में वापस घुस जाएगा, राइट। तो ये जो आपका एंगल बनेगा, ये जो आपका एंगल बनेगा, राइट, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको और बढ़िया तरीके से समझना है तो इस डायग्राम में समझो आप, इस डायग्राम में समझो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर खुरापाती है, फर्स्ट नंबर यहाँ से लाइट मारो, क्या हुआ, बाहर निकल गया। फिर सेकंड नंबर लाइट मारो तो क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल बना दिया, क्रिटिकल एंगल बना दिया। अब यहाँ पे थर्ड नंबर लाइट मारो, यहाँ से थर्ड नंबर वापस यहाँ से लाइट मारो, वापस यहाँ पे लाइट मार रहे हो, लेकिन यहाँ पे लाइट जो क्या हुआ, ऐसे बाहर निकलना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बाहर निकल गया हुआ, लाइट बेंट होकर अंदर ही मूव कर गया, इसको बोलते हैं आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या आता है, व्हेन द लाइट रे incident at reflecting surface from the denser medium at an angle of incidence greater than critical angle, जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, राइट। ये आपका क्रिटिकल एंगल था ना, ये क्या तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा, ये आपका क्रिटिकल एंगल था, हाँ, दिस इज क्रिटिकल एंगल, दिस इज क्रिटिकल एंगल, थीटा सी मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल। लेकिन ये एंगल क्या क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, है ना, ये एंगल क्या क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, ये एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। तो जब भी आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो लाइट जिस मीडियम से निकला है उसी मीडियम में वापस घुस जाता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या बोलता है, पहला कंडीशन ये बोलता है कि लाइट जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करेगा। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा कंडीशन बोलता है कि जो आपका एंगल है, जो आपका एंगल है, इट मस्ट बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये आपके क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, या फिर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्या फिजिक्स समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा है क्या, क्लियर है, चलो। अब इससे हो क्या रहा है, मतलब इतना ताम झाम करने का क्या मतलब है? क्यों करेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेंगे इसलिए ना, करेंगे इसलिए कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, इसी से बेसिकली डायमंड वगैरह बनता है ना, इसी से बेसिकली क्या होता है, डायमंड वगैरह बनता है, ठीक है, राइट। डायमंड में जो कट लगता है ना, बहुत सारा डायमंड में बहुत सारा कट लगता है ना। डायमंड में देखो जो डायमंड का शेप होता है उसको इस तरह से कट किया, तो उसको इस तरह से शेप दिया जाता है ताकि लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए, अंदर ही चमकता है, अंदर ही चमकता है, बिकॉज़ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके एग्जांपल के बारे में बात करें हम, तो एग्जांपल क्या है, बहुत सारा ऑप्टिकल फाइबर है, साइनिंग ऑफ एयर बबल्स है, डायमंड है, मिराज है, लूमिंग, ये सब आपके एग्जांपल है इसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, राज जैसवाल समझ नहीं आ रहा है, राज जैसवाल समझ नहीं आ रहा है, ये तो काम करो, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, कहाँ समझ नहीं आ रहा बताओ, समझ कहाँ नहीं आ रहा है बताओ, ठीक है। राज अपना राज खोलो, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। दो कंडीशन ध्यान रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, पहला कंडीशन ये है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम मूव करेगा, और दूसरा जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर होगा आपके क्रिटिकल एंगल से, ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, बहुत सारे एग्जांपल एक करके समझते हैं। पहला एग्जांपल क्या आपका ऑप्टिकल फाइबर, पहला एग्जांपल क्या आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। इस ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कहाँ होता है, एंडोस्कोपी में होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल जो है टेलीकम्युनिकेशन में होता है, टेलीकम्युनिकेशन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, ऑप्टिकल फाइबर में होगा, ऑप्टिकल फाइबर में होगा, और ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, एंडोस्कोपी में होगा, और आपके टेलीकम्युनिकेशन में होगा, ठीक है, क्लियर, चलिए, ठीक है। इसके बाद कहाँ पे होगा, इसके बाद एयर बबल में होगा, इसके बाद क्या होगा, एयर बबल में होगा, ठीक है। एयर बबल में आप देखोगे नहाते वक्त जब आप साबुन से झाग निकालते हो, बबल निकालते हो, उसमें बहुत सारे कलर दिखते हैं आपको, बहुत सारे आपको उसमें साइन दिखाई देता है ना। तो व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली फ्लेक्सिबल ग्लास की तरह होता है, राइट, जो कि लाइट को ट्रांसमिट करता है, कैरी करता है, लाइट को, डेटा को सब कैरी करता है, ठीक है। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट चलाते हो वो मैक्सिमम आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर से ही हो रहा है, ठीक है, ओके, राइट। इसके अलावा आपका साइनिंग ऑफ एयर बबल, है ना, नहाते वक्त
जो भी आप देखोगे जो सामने से झाग निकला होता है, साइन करा होता है, देखते हो अंदर ही शाइन करा होता है, मतलब क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्रिटिकल एंगल ज्यादा एंगल बन जा रहा है और लाइट अंदर जो है ट्रैप हो जा रहा है। डायमंड में सेंस होता है, डायमंड में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन रहा होता है, टीआईआर बन रहा होता है। फिर बात करते हैं मिराज के बारे में। मिराज क्या होता है, मिराज क्या होता है, आप कभी गांव में बाइक कार चलाए हो, गांव का सड़क, गांव का रोड, जो पक्का नया रोड बना हुआ गांव का है, गांव का जो रोड होता है नया नया बना होता है, बिल्कुल ब्लैक है, उस पर आप बाइक चलाओगे, कार चलाओगे काफी स्पीड में, तो सपोज मान लो आपकी व्हीकल है, सुंदर सी कार है, कौन सी कार है, थार है मान लो, दो थार है, थार या फिर मारुति की नई नई ट्रैक्टर है ना, आप इसको चला रहे हो, जब चला रहे हो तो क्या होगा, बहुत दूर आपका दिखाई देगा, बहुत दूर आपका दिखाई देगा, लगेगा कि कोई ऐसा बम्प है या फिर कोई कोई गड्ढा है ना, या फिर पानी 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 वहाँ पे गिरा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, लेकिन जब पास चले जाओ तो कुछ होता नहीं है, उसको बोलते हैं मिराज। इस टाइप का इल्यूजन आपको दिखाई देता है, ठीक है, इस टाइप आपको इल्यूजन दिखाई देता है, राइट, ठीक है ना। तो ये आपको होता है मिराज, जो कि मोस्टली आपको डेजर्ट रीजन में दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा लूमिंग क्या होता है, लूमिंग आपको पोलर रीजन में दिखाई देगा, दोनों में फर्क है, दोनों सेम चीज है, मिराज आपको दिखाई देगा डेजर्ट रीजन में और लूमिंग आपको दिखाई देगा पोलर रीजन में, पोलर रीजन, ठीक है। तो एक बार क्रिटिकल एंगल फिर से रिपीट कर दो, ओके कुनाल करेंगे ना, एक बार थोड़ा प्रोसीड करके आगे निकलेंगे, कुछ ये बच गया, थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसको एक्सटेंड करके आपको क्रिटिकल एंगल जो फिर से बताएंगे, रिवीजन करेंगे तो फिर से बता देंगे, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं कुनाल, फिर से बता देते हैं, क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं कुनाल, ठीक है। बेसिकली आप जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम लाइट को भेजते हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम लाइट को भेजते हो तो लाइट क्या होता है, नॉर्मल से मूव कर जाता है, नॉर्मल से क्या होता है, बेंड आता है, ठीक है। इसके बाद आप एंगल को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा, और एंगल को और बढ़ा दोगे तो ये ग्लास को पकड़ते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ये एंगल बना इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जो कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाने को होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। लूमिंग क्या है, लूमिंग भी एक तरह का इल्यूजन ही है, जो आपको पोलर रीजन में मिलता है, बर्फीले एरिया में मिलता है लूमिंग, जैसे ये आपका इल्यूजन होता है ना, वैसे ये आपका इल्यूजन होता है कि पानी है दूर में कहीं आपको दिखाई देगा, बट जाओगे वहाँ पे नहीं रहेगा, है ना। तो बस फर्क ये है कि मिराज आपको डेजर्ट रीजन में दिखाई देगा, या फिर जो नया नया रोड बना होता है वहाँ पे आपको दिखाई देता है ना। और लूमिंग जो है वो आपको पोलर रीजन में दिखाई देता है। मिराज के लिए गर्म जगह चाहिए, मिराज के लिए गर्म जगह चाहिए, इससे आपको पता है कि नया नया रोड है ना, वो हीट ट्रैप ज्यादा करता है, काला बिल्कुल, राइट, वो हीट ट्रैप ज्यादा करता है। और जो आपका लूमिंग है वो आपको पोलर रीजन में दिखाई देता है, ठीक है। पोलर रीजन मतलब ठंडे एरिया, ठंडे जगह, कुमार विवेक, पोलर रीजन मतलब ठंडा जगह, बर्फीला एरिया, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट आएंगे, इस क्वेश्चन सॉल्व करो, बच गया साला भी लैपटॉप पे पानी पड़ जाता। हाँ, बताओ भी बताओ। हाँ पुष्पेंद्र, मिराज जो आपको समर में गर्मी में दिखाई देगा, गर्मी में दिखाई देगा, इसको गर्म चाहिए है ना जगह। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्किंग ऑफ एंडोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन, जो आपका एंडोस्कोपी होता है लैप्रोस्कोपी होता है, किस पे बेस्ड होता है, आपका बिल्कुल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस फिलामेंट पे बेस्ड है, तो ये आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, क्लियर है। चलो सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए है ना, इट टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, इनमें से किस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा, इनमें से किस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा। इसको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दोनों कंडीशन याद आनी चाहिए, जो दो कंडीशन बताई थी आपको, दो कंडीशन बताई थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उसमें से पहला कंडीशन आपको याद आना चाहिए। पहला कंडीशन ये था कि लाइट भाई आपके जो आपका क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा एंगल बन जाता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट, एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना। दूसरा क्या था बताओ, बिल्कुल डेंसर से रेयर में जाएगा ना, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट एयर से वाटर में आ रहा है, मतलब कि रेयर से डेंसर में आ रहा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे लाइट वाटर से ग्लास में जा रहा है, यहाँ से डायमंड से ग्लास में जा रहा है, ग्लास से डायमंड जा रहा है, और यहाँ पे डायमंड से ग्लास में आ रहा है, डायमंड से ग्लास मतलब सबसे ज्यादा डेंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी सबका आंसर यहाँ पे राइट है, ठीक है। इस टाइप से कंसेप्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अब आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। तुमको याद होगा प्रीवियस डे पढ़ाए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, याद है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताए थे, ये आपका कनकेव मिरर है, जो आपका कनकेव मिरर है ये क्या कराता है, ये दो लोगों को मिलाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, दो लोगों को मिलाता है ना। यहाँ पर कनकेव मिरर, यहाँ पर केव है, यहाँ पर केव है, बाहर से पॉलिश कर दिए तो कनकेव हो गया, राइट। यहाँ से एक लाइट आया टकरा के इधर मूव कर गया, यहाँ से एक लाइट आया टकरा के इधर मूव कर गया, राइट। मीटिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे इन लोग का मिलन हो रहा है, दो लाइट यहाँ पे मिलन हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, कन्वर्ज बोलेंगे, कन्वर्जिंग बोलेंगे, याद है। और कन्वेक्स क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है बिकॉज ये करता है डाइवर्स करता है, दो लाइट का डाइवर्स करता है ना, दो लाइट का डाइवर्स करेगा। ये था आपके ये क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ाए थे, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज यहाँ पे आपको बताए थे, पढ़ाते बताया जब भी लेंस का कहानी आएगा, जब भी लेंस का बात आएगा कंडीशन उल्टा हो जाएगा, है ना। जब भी लेंस का बात आएगा तो कंडीशन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस है ये आपके दोस्त का बेस्ट फ्रेंड है ना, ठीक है। सॉरी यहाँ पे दोस्त का अच्छा वाला फ्रेंड है, अच्छा वाला फ्रेंड मतलब कि बहुत ज्यादा टांग नहीं लगाता है, ये कन्वर्स करवा रहा होता है। और जो कनकेव है ये आपके दोस्त का बेस्ट फ्रेंड है, जो कि आप लोग को डाइवर्स करवा रहा होता है, उल्टा बिल्कुल बिल्कुल उल्टा केस है, बिल्कुल उल्टा केस है, ठीक है। पहले पढ़ाए थे कनकेव जो है वो क्या कराएगा, कन्वर्स कराएगा, कन्वर्स कराएगा। यहाँ पे कनकेव क्या कराएगा, डाइवर्स कराएगा, ठीक है। पहले पढ़ाए थे आपका जो कन्वेक्स है वो क्या कराएगा, वो आपका डाइवर्स कराएगा, लेकिन यहाँ पे जो कन्वेक्स क्या कराएगा आपका कन्वर्स करवा रहा है, कन्वर्स करवा रहा है, ठीक है। तो केस उल्टा है, वो याद रखो, आपको ये भी याद रहेगा, है ना। चलिए तो क्या क्या इमेज फॉर्म होता है आपके कन्वेक्स लेंस के थ्रू, क्या क्या इमेज फॉर्म होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सेम साइज का आपको दिखाई देगा, या फिर आपको लार्जर दिखाई दे सकता है, या फिर आपको स्मॉलर दिखाई सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, इस आधार पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको सेम साइज, मैग्नीफाइड या फिर डिमिनिश्ड जो है दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। चलो सेम उसी टाइप का आपको यहाँ पे लेंस के ऊपर एक चार्ट बना हुआ है ना, कल आपको जो चार्ट दिखाई थी उस टाइप का सेम चार्ट है और सेम तरीके से आप याद करोगे, सेम तरीके से याद करोगे, ठीक है, राइट। सेम जो केस आपको बताया था 1 नंबर केस और 4 नंबर केस जो है क्या है स्पेशल केस है, आपको याद करना है, आपको याद करना है। इसका 2 नंबर केस देखो, फोकस पे रखो तो इन्फिनिटी बन रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखो तो फोकस बन रहा है, ठीक है। मतलब कि 2 नंबर केस जो है, 2 नंबर केस जो 6 नंबर केस जो है एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। 3 नंबर केस जो है और 5 नंबर केस जो दूसरे का उल्टा है, ऐसे याद करोगे, ठीक है, ऐसे याद करोगे आप। तो सेम चीज जो बताए थे भैया ह्यूमन नहीं पढ़ाएंगे, आकांक्षा पांडे ह्यूमन जो है फिजिक्स में आपको बिल्कुल अलग से एक चैप्टर 1 घंटे का होगा वो, क्योंकि काफी डिटेल में सवाल आते हैं वहां से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस में का इस्तेमाल कहाँ होता है, माइक्रोस्कोप में होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, कैमरा में होता है, इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया में होता है, जो आपको ह्यूमन पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारी के बारे में बताएंगे, मायोपिया बताएंगे, हाइपरमेट्रोपिया बताएंगे, है ना, प्रेस बायोपिया बताएंगे, बायोपिया बताएंगे, राइट, है ना। इसके अलावा जो आपका बिल्कुल जो आंख वाइट आता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एनीवन, ओपेक जो आता है, ओपेक आता है जो, क्या बोलते हैं उसको, उस बीमारी को मोतियाबिंद हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तीसरा कुछ था याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, सत्य बोलने परमार से नहीं है, ये कौन से सर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कौन सी इमेज फॉर्म होती है, बिल्कुल कैटरेक्ट ना, सुचित्रा कैटरेक्ट बोलते हैं, राइट। जितने भी डिजीज हैं कैटरेक्ट हो गया, आपका मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब आपको आई पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपका 1 घंटे का लेक्चर होगा और इस लेक्चर के बाद किसी भी एग्जाम में भारत में आपका सवाल नहीं जाएगा बाहर, ठीक है, यहीं से आएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग कनकेव लेंस के बारे में। कनकेव लेंस के बारे में बात करें तो इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा। और कनकेव लेंस का इमेज फॉर्म होगा, कनकेव लेंस का सबका इमेज फॉर्म होगा, तो इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस सेम चीज लिखा हुआ है, सेम चीज लिख दिया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
कनकेव लेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? कैमरा, टेलीस्कोप, लेजर्स, बाइनोकुलर्स और मायोपिया को करेक्ट करने में। मायोपिया को करेक्ट करने में इन सब में क्या इस्तेमाल होता है? कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है, अभिषेक राय टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ोगे, पढ़ाई बताएंगे आपको, टेंशन ना लो। ठीक है, या फिर अगर आपको जल्दी जानना है तो क्यूआई के लिए जो केमिस्ट्री का वाला देख लो। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या होता है? लेंस होता है बेसिकली, लेंस का पावर क्या होता है? तो इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, राइट। लेंस का पावर क्या होता है? P इक्वल टू 1/f, 1/f। ठीक है, जहाँ पे P क्या है? आपका पावर है, F क्या आपका फोकल लेंथ है, F क्या आपका फोकल लेंथ है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंस क्या होता है? डायरेक्टर होता है, आपको बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कल करा दिए थे, राइट, कल करा दिए थे। इसके अलावा ध्यान रखना, ये भी आपको बताया था, ये भी कल बताए थे कि जो कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा और कनकेव लेंस में क्या होगा? नेगेटिव होगा। जो आपका सनग्लास है, जो आप पहनते हो सनग्लास, राइट, इसका पावर कितना होता है? तो शून्य, जीरो, इसमें कोई पावर नहीं होता है। अब आते हैं सवाल पे। हाँ, लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र यादव, कैटरेक्ट बोलते हैं उसको, बिल्कुल कैटरेक्ट बोलते हैं उसको। चलो अब आते हैं सवाल पे। क्या रिवीजन कर लेगा? बहुत लोग डाउट था ना, किसी को डाउट है? रिवीजन करते पहले। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था? लाइट आएगा, टकरा के वापस चलेगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट आए और टकराने के बाद आर पार होकर अपना रास्ता बदल ले, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, लाइट आए, आपसे टकराया और फिर रास्ता बदल ले, है ना? आपकी क्रश की तरह आए, आपसे टकराया फिर आपका और फिर अपना रास्ता बदल ले। ठीक है, तो वो क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट योर क्रश, है ना? टकरा के रास्ता बदल लेती है। ठीक है, राइट। अब ये रास्ता बदलेगी कैसे? रास्ता क्यों बदलेगी? रास्ता बदलेगी बिकॉज़ इसका स्पीड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या तो स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना? तुम देख के स्पीड बढ़ा लेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? बेसिकली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, स्लो कर लेगी तब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट आएगा, टकराएगा, रास्ता बदल लेगा, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों रास्ता बदलता है? बिकॉज़ लाइट जो स्पीड जो है वो क्या होता है? हर मीडियम में चेंज होता है। एयर में अलग होगा, ग्लास में अलग होगा, रेयर में अलग होगा, डेंस में अलग होगा, राइट। ठीक है, इसके अलावा बताया आपको कि जो पूरा जो आपका ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काम कैसे करता है। आपको बताया था कि लाइट आया, राइट, कहाँ से आया? रियल मीडियम से आया, कहाँ पहुंचा? डेंस मीडियम पहुंचा, डेंस मीडियम पहुंचते ही रास्ता बदल दिया, कहाँ जाएगा? जब भी लाइट रेयर से डेंस में आएगा, नॉर्मल की तरफ भागेगा। जब भी लाइट रेयर से डेंस की तरफ आएगा, आप और आपका दोस्त रेयर मीडियम में, मतलब मेट्रो बाहर खड़े हो, राइट, डेंस मीडियम में पहुंच गए, मतलब मेट्रो में घुस गए, वहां बहुत डेंसिटी है, बहुत भीड़ है, तो दोनों क्या करोगे? आपस में चिपक जाओगे, बस चिपकना है। ठीक है, राइट। उसके बाद क्या होगा? आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, मतलब कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगा, नॉर्मल की तरफ भागेगा और स्पीड क्या होगा? स्लो हो जाएगा। लेकिन वही लाइट जब डेंस मीडियम से बाहर बाहर निकलेगा, मेट्रो के बाहर निकलेगा, रेयर मीडियम में निकलेगा, तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, राइट। तो वही चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होगा, हमेशा पैरेलल होगा। प्लीज नोट दैट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल होंगे। बुझा रहा है ना? हैं बच्चा लोग? फिर आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं कि क्या चेंज होता है जब रिफ्रैक्शन होता है। तो क्या चेंज होता है? तो आपका वेवलेंथ और वेलोसिटी बदल जाता है, बट आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगा नहीं, बट वेवलेंथ और जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? बदल जाएगा। फिर बात यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, जहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, उसको बताने पहले आपको हम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेन किए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया था कि जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, राइट, ये किस पे डिपेंड करता है? ये बहुत चीज पे डिपेंड करता है। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल है ना? इसके अलावा आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपको ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ साथ। ठीक है, राइट। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम इसके बारे में, स्नेल्स लॉ को समझते हैं हम लोग, है ना? यहाँ पे सारे जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, है ना, यहाँ पे दिए हुए हैं। एयर का 1.003, वाटर का 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, आइस 1.31, रॉक सॉल्ट 1.54, है ना, सेंधा नमक, राइट। इसके अलावा डायमंड दैट इज 2.42, है ना। ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रखोगे, सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आप याद रखोगे। ये सारे वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, 7 वैल्यू है और सातों का याद रखोगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन देखें हम लोग, सॉल्व किए, कुछ सॉल्व किए हम लोग, राइट। फिर बात की 3 पॉइंट के बारे में। पहला, लाइट जब रेयर मीडियम से ट्रैवल करेगा तो ये बेंड रहेगा नॉर्मल की तरफ। जब आपका डेंस से रहेगा तो मूव करेगा, तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर भागेगा, राइट। इसका जो स्टेट जाएगा पाएगा, क्या होगा? 0 होगा, है ना। फेनोमेनन के बारे में बात की, क्या कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा बात की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पूछता है सवाल, इसका फेनोमेनन क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, राइट। इसके अलावा जो स्टार्स हैं, इट अपीयर्स हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, एडवांस सनराइज एंड लेट सनसेट। ठीक है, हम लोग को सन जो है वो 2 मिनट पहले दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। क्रिटिकल एंगल के बारे में बात की, क्रिटिकल एंगल में बहुत डाउट था, मतलब एक इंसान को डाउट था, नाम याद नहीं आ रहा है, तो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्रिटिकल एंगल आपको ये बताया था कि आपका क्या है, बेसिकली कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब में क्या कर रहे हो आप? लाइट को ऐसे बाहर भेज रहे हो, लाइट को बाहर भेज रहे हो, लेकिन लाइट क्या होगा? लाइट क्या होगा? क्योंकि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। जाना यहाँ था लेकिन चला यहाँ गया। ठीक है, फिर यहाँ से आप किए, राइट, निकलना यहाँ था लेकिन यहाँ गया, फिर आप यहाँ से लाइट को भेजे, निकलना यहाँ था लेकिन लाइट जो इस ग्लास को पकड़ के बाहर निकल गया, राइट। ठीक है, तो ये जो एंगल है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यही अब थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल के ऊपर जैसे आप जाओगे, जैसे आप क्रिटिकल एंगल के ऊपर जाओगे क्या होगा? लाइट वापस अंदर एंटर कर जाएगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट। वही बताया था आपको कि जहाँ भी लाइट का जो लाइट का जहाँ भी एंगल का वैल्यू है क्रिटिकल एंगल से ऊपर बढ़ा, जहाँ भी एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ऊपर बढ़ा तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आपका जो डायमंड वो चमकेगा, राइट। इससे क्या होगा? जो आपका एयर बबल वो चमकेगा। ऑप्टिकल फाइबर इसके वजह से ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से आपका एंडोस्कोपी और टेलीकम्युनिकेशन जो है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मिराज फॉर्म होगा, लुमिन फॉर्म होगा, मिराज कहाँ फॉर्म होगा? गर्म रीजन में, लुमिन कहाँ होगा? ठंडा रीजन में, राइट। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। फिर बात की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यहाँ पे हम लोग लेंस को समझे, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज फॉर्म होंगे। इसके अलावा ये जो आपका जो चार्ट आपको दिखाया, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको दिखाएंगे क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, राइट। ये पूछा गया है कनकेव लेंस का इस्तेमाल कहाँ है? कैमरा में, माइक्रोस्कोप है, आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा कनकेव लेंस का इस्तेमाल कहाँ है? तो कैमरा, टेलीस्कोप, है ना, लेजर्स, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप में काम आता है, ट्रीट करने में काम आता है। पावर के आपको बताएं, पावर ऑफ लेंस के बारे में। ठीक है, और फाइनली कुछ क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तो कैंसर है, बी कुछ लोग सी बता रहे हैं, अच्छा 1 का सी बता रहे हैं, ओके ओके। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइट अरे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि लाइट रेयर से डेंस में जाएगा तो क्या होगा, है ना। सबका आंसर राइट है, स्लो हो जाएगा और नॉर्मल से क्या हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा व्हाट शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज। अभी आपको बताया था, है ना, अभी जो आपको चार्ट दिखाया था ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चार्ट के ऊपर। ठीक है, बताइए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बोलने बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सवाल नंबर 21। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसमिट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसमिट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू। बिल्कुल सबका आंसर राइट है। आशीष खत्री, अंशिका पांडे, एकता, निधि, आयुष, साक्षी, राखी, सुब्रजीत।
ना, हिमांशी, अर्पित, सब कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अ कन्वेक्स लेंस, अरे यार, अ कन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अगर आपको वो चार्ट याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कर लोगे। ये देखने में न्यूमेरिकल लग रहा है बट है नहीं। सर सॉल्व करके 30 आ रहा है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल 30 इज द राइट आंसर। 15 कौन बोल रहा है? 30 होगा, 30 होगा। ठीक है, राइट। यहाँ पे फोकल लेंथ कितना बोला है? फोकल लेंथ आपको बोला है 15, फोकल लेंथ क्या बोला है? 15, राइट। तो गेट है ना, अगर आपको प्रॉपर, अगर आपको रियल इमेज चाहिए ऑफ सेम साइज, है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा 2f पे, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा 2f पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखना रखोगे 2f पे, और जब 2f पे रखोगे, 2f पे रखोगे तो 2 कट हो गया, f का वैल्यू कितना है आपका? 15 है, 15 है, तो कितना 30, सिंपल सिंपल। ठीक है, इसको मार्क कर दिया गलती से, सॉरी। ठीक है, 10 पे टिक किया, हाँ हाँ, गलती से बैकग्राउंड में नान कटाई वाला चला रहा था, ध्यान उस पे चला गया, मन करता है ऊपर से गमला फेंक दे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ये हाँ, सुपर्णा, यहाँ पे बेसिकली हम 10 मार्क कर दिए थे, आंसर 30 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक दूसरे में परेशान हो रहे हैं, बहुत दबाव आते हैं यार, लगातार चिल्लाते रहते हैं, मेरठ वाले नान नान खटाई, वापस मेरठ चला जा। बिल्कुल, सबका आंसर राइट, 84 का डी, है ना, सबका आंसर राइट है। ठीक है, तो चार्ट से अगेन तीसरा क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ चार्ट से। डैप्टर इज द सेगमेंट ऑफ, क्वेश्चन 56, डैप्टर इज द सेगमेंट ऑफ, बताओ, अभी एक्सप्लेन किए थे। जी, बिल्कुल सही आंसर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइट वे आर इंसिडेंट ऑन द एयर ग्लास बाउंड्री, सम ऑफ द लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एंड सम आर रिफ्रैक्टेड इन द ग्लास, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द सेम फॉर द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टिव वेव? सिंपल क्वेश्चन, क्या नहीं बदलेगा जब भी लाइट जो है वो क्या बोलते हैं, रे मिडल मिडल में जाता है, तो क्या नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सबका आंसर राइट, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इफ द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट वुड बी, क्वेश्चन नंबर 98। ध्यान रखो, जीरो एंगल बताया हुआ है, आई का वैल्यू जीरो बताया हुआ है, थर्ड नंबर पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए थे हम। बिल्कुल सबका आंसर यहाँ पे राइट है ना। आयुष, निधि, अंशिका पांडे, आदित्य, अमीश, साक्षी, है ना, सबका आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको बताया, तो उसमें तीसरा नंबर पॉइंट यही था। ठीक है, बढ़िया। तो अब जो डाउट आप लोगों का है वो पूछना चालू कीजिए, जो भी डाउट आपका है पेपर 2 के रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड, कोई कुछ पूछ रहा था पॉलिटिक्स के बारे में कुछ, राइट, जो भी आपका डाउट है पूछना चालू करो। पूछो। हम्म, भैया जिसको है फर्स्ट टाइम कोई टिप्स बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना। ठीक है, अगर तुम अगर सीएससी पे तुम अगर 20 साल का क्वेश्चन, 20 से 25 साल का क्वेश्चन पे कंप्लीटली कमांड है, ठीक है, कंप्लीटली कमांड है, तो ही आप कुछ उम्मीद करना। ठीक है, कमांड है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ये बताना जरा कांग्रेस क्लास क्या होता है? ये बताओ कांग्रेस क्लास क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, समझ जाएंगे बढ़िया कमांड है क्वेश्चन पे, राइट, उसके बाद आप आराम से पेपर दे सकते हो। ठीक है, सर बायोलॉजी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? बायोलॉजी का रिकॉर्डिंग यार एप्लीकेशन में मिलेगा, आकांक्षा, माँ कसम मजा आ गया गुरुजी। ओके, पॉलिटी कैसे होगा? पॉलिटी चंद्र जो है, पॉलिटी का एक ही सोर्स है एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी एक ही सोर्स है एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, इसको पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो। ठीक है,
एनसीईआरटी कौन सी क्लास कौन सी क्लास के पढ़े शिवांश, अगर पढ़ना चाहते हो तो 8 9 10 पढ़ लो, 8 9 10 के आंसर पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा 11 और 12 के जो कंसेप्ट आते हैं वो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। इंग्लिश कब होगा, नो आइडिया। जयंत सर पेपर 2 के फॉर्मेट बता दो, कैसे लिखना है, क्या होता है। अभिषेक राय, तो लोग पेपर 2 के बारे में पूछ रहे हैं। पेपर 2 कंप्लीटली हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है। सैटरडे को क्लास होगा शाम को 7 बजे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लगभग 30 वीडियो के आसपास हैं। वीडियो नंबर 1 2 3 में आपको बस ये बताएं कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, क्या पूछते हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने मार्क्स का आता है, रिपोर्ट कितने मार्क्स का आता है, इससे कितने नंबर का होता है, कितने वर्ड में लिखना होता है, हर एक डिटेल बात की है 1 2 3 में। और 4 से हम लेक्चर